नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए जुड़ा हूँ। हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी में पहले मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी का रोल कितना है। ठीक है, व्हाट इज द रोल, कि कितना ये प्रीलिम्स में आपको हेल्प करने वाला है। तो प्रीलिम्स में जिस ज्योग्राफी को आप समझते हैं, जो ज्योग्राफी माउंटेन पीक्स, रिवर वैलीज, रिवर्स, एटमॉस्फेयर, वो वाली ज्योग्राफी से देर आर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल ज्योग्राफी है जिसमें यू हैव एग्रीकल्चर, जिसमें आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाता है, वो जब हम पूरा ज्योग्राफी मिलाते हैं तो उस ज्योग्राफी से अराउंड 16 to 18 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इसका मतलब प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा आपको ये एडवांटेज देने वाला है। और आपको बता दूं, ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, तो आपका एनवायरनमेंट भी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से आती है तो एनवायरनमेंट में आपको चीजें समझ में आना आसान हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, बायोडाइवर्सिटी हो गया, सब कुछ, बायोम, ये सारे टॉपिक्स जो आपको हैं, ज्योग्राफी अगर अच्छे से आती है तो ये समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस में अगर हम लोग बात करें, मेंस में पेपर वन में 110 मार्क्स ज्योग्राफी से आते हैं, हार्डकोर ज्योग्राफी से, है ना। आपका पेपर वन में आउट ऑफ 250 110 मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी से आते हैं। दूसरी चीज, पेपर थ्री में यू हैव एग्रीकल्चर, यू हैव इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसके साथ साथ यू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी यू विल एटलीस्ट गेट 50 मार्क्स, विच मीन्स कि 160 मार्क्स आपको जो है ज्योग्राफी से मिलने वाले हैं। 160 मार्क्स विच इज ह्यूज। ठीक है, तो 160 मार्क्स आपको केटर करेगा ज्योग्राफी। ये एक ऐसा जीएस का सब्जेक्ट है जो जीएस में सबसे ज्यादा मेंस में रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा मार्क्स किसी सब्जेक्ट से अगर आते हैं तो ज्योग्राफी से आते हैं। नॉट बिकॉज कि मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, बट दिस इज द फैक्ट, यू कैन चेक इट। ठीक है, और इसलिए ज्योग्राफी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली जीएस की स्टार्ट ज्योग्राफी से होनी चाहिए, जो है वो ज्योग्राफी से होनी चाहिए, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से समझते हैं तो यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पर्टिकुलर एरिया। और अगर आपको हिस्ट्री और कल्चर अच्छे से आता है तो आप पॉलिटी समझ पाते हैं कि हमने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स रखे। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहां पर इंडस्ट्रीज हैं, कहां पर मिनरल्स हैं, उसके बारे में आपको समझ में आता है। तो ज्योग्राफी एक बेस है जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई ज्योग्राफी की बात। अच्छा, दूसरी चीज क्लास में, एक तो मैंने बता दिया समरीज वाली बात कि आपको समरीज बनानी है सबको हर दिन डेली, एंड आई विल चेक इट। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आप लोग सब लोग जो है समरीज बना रहे हैं। दूसरी चीज आप लोग सब लोग 9 o'clock आया करिएगा। ठीक है, क्लास हम लोग की 9 बजे शार्प स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो जो टाइम है उसी में हम लोग रहेंगे, 9 से 12 हमारी टाइमिंग है, तो हम लोग 9 से 12 पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हो सकता है 12 से ज़्यादा कभी हो जाए, क्योंकि कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करने होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन 9 to 12 हमारी क्लास होगी, तो 9 o'clock शार्प आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, और इसमें आप ही लोग की भलाई है, जितने डिसिप्लिन में आप लोग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है,
और दूसरी चीज ये कि मेरी क्लास में कोई हेजिटेट नहीं करेगा कोई भी क्वेश्चन पूछने में। आपको अगर लगता है कि इट इज अ वेरी सिली क्वेश्चन तब भी पूछिए, ठीक है। एंड कोशिश करिए कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से रेलिवेंट हो, है ना। अब कुछ अभी पढ़ रहे हैं और आप कहीं से अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो रेलिवेंसी उसकी नहीं होगी। आप इतने दूर क्यों बैठे, आप इधर ही कहीं आ जाइए, है ना। आपको हमें संबोधित उधर कर देख के करना पड़ेगा। आ जाओ यार, आ जाओ, आगे बैठने में मजा आएगा। तो आप लोग हेजिटेट मत करिएगा, ठीक है। और इतना तो मुझे लगता है कि 30 डेज में आप लोग इतना तो खुल ही गए होंगे अब कि क्वेश्चन पूछने में कोई परेशानी नहीं है। भरत सर को आप लोग ने क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान किया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। क्या हम लोग करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। दो पार्ट्स में आपकी बेसिकली ज्योग्राफी है, एक आपके फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरा जो है दैट इज योर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो दिस इज लाइक योर अर्थ, ठीक है। इस अर्थ में यू हैव सम फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, कुछ आपके डिप्रेशंस हैं इस तरीके से, ठीक। और जो ये डिप्रेशंस हैं, ये डिप्रेशंस आपके वाटर से फिल्ड हैं। दिस इज फिल्ड विद वाटर, इस तरीके से, राइट। तो हम यहां पर जो स्टडी करेंगे इन लैंड फॉर्म्स की, जो यहां पर वी हैव लैंड फॉर्म्स, वी हैव व्हाट, लैंड फॉर्म्स। यहां पर हमारे पास क्या है, लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म्स लाइक योर प्लेटूज आर देयर, लैंड फॉर्म्स में आपके हिल्स हैं, यू हैव माउंटेन्स, ठीक है, यू हैव रिवर वैलीज, ठीक है, यू हैव लेक्स हैं आपके। इनकी जो हम स्टडी करेंगे, और भी बहुत कुछ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू हैव वॉल्केनोज एंड ऑल। जो भी हमारे लैंड के ऊपर हैं, जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, जो भी हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, उनकी हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी होगी किसमें, ये पूरी जो स्टडी देख रहे हैं आप, ये पूरी स्टडी लैंड फॉर्म्स की जो स्टडी हम लोग करेंगे, ये करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। जियो मीन्स व्हाट, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, जियो मीन्स अर्थ। मॉर्फोलॉजी मीन्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फ का मतलब होता है फीचर्स, मॉर्फ का मतलब होता है फीचर्स, ठीक है। मॉर्फ मीन्स व्हाट, मॉर्फ मीन्स फीचर्स, ठीक है। तो अर्थ में जो फीचर्स हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी को वी कॉल इट एज व्हाट, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। यहां पे ये जो देख रहे हैं आप ओशन है, दिस इज ओशन, ठीक है। और ओशन की जो रिलीफ फीचर्स हैं, ओशन के जो रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है, दिस इज योर ओशन एंड इट्स रिलीफ फीचर्स, ठीक है। ओशन और उसके जो रिलीफ फीचर्स हैं, इसकी जो हम लोग स्टडी करेंगे, दिस इज योर ओशनोग्राफी, ठीक है, ये ओशनोग्राफी हम करेंगे। एंड नाउ आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ गैशियस एनवलप। अर्थ जो है हमारे एक गैशियस एनवलप से सराउंडेड है, देयर आर लॉट ऑफ गैसेस, ठीक है। और इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर की जो पढ़ाई हम लोग करेंगे दैट इज योर क्लाइमेटोलॉजी, दिस इज योर क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, मेरी क्लास में एक चीज और, मैं धीरे धीरे हम लोग का, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो धीरे धीरे सारी बातें बता दें। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वो सारी चीज आप बना लीजिएगा। हमारे में कोई आपको पीपीटीज नहीं मिलने वाली है, यहीं पर हम लोग जो करेंगे यहीं पर करेंगे, ठीक है। और जो बेसिक सोर्स होगा आपका वो मेरे नोट्स होंगे।
बेसिक सोर्स जो आपको पढ़ाई करनी है वो मेरे नोट्स होंगे, और इसके अलावा किसी को अगर कुछ पढ़ना है तो वह एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ सकता है, एंड जीसी लियोंग इफ यू विश। बट जीसी लियोंग स्टार्टिंग में अगर पढ़ोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, ज्योग्राफी एक बार कंप्लीट होने दो फिर जीसी लियोंग आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको वैसे सोर्स की जरूरत है नहीं, मेरे नोट्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, उतनी चीजें आपके पास रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लाइमेटोलॉजी। ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। दिस इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज योर क्लाइमेटोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट अपनी क्लाइमेटोलॉजी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अपना सबसे पहला यूनिट नंबर 1 वुड बी यूनिट 1 इज अ क्लाइमेटोलॉजी। यूनिट 1 जो है वो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है, एंड चैप्टर नंबर 1 इज एटमॉस्फेयर। Chapter number 1 is atmosphere. Do you know the difference between climate and weather? Climate और weather का difference मालूम है क्या होता है? एक एक करके है ना। हम लोग मछली मार्केट की तरह अगर बताएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हाथ रेस करिए, आई लास्ट यू। हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। ओके, बैठ के आना तो ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक एवरेज है ऑफ 30-35 ईयर्स, ठीक है। 30-35 ईयर्स कैसा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपका वेदर रहा है, वो एक्चुअली आपका बताता है क्या? क्लाइमेट। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई बोले कि पटना में कैसा वेदर रहता है जनवरी के मंथ में, तो है ना, आप अमेरिका, कोई बंदा है, अमेरिका का बंदा पूछ रहा है कि पटना में कैसा वेदर है, तो आप कहेंगे यार पटना में वेदर बड़ा ठंडा रहता है इस समय, ठीक है, ड्राई रहता है, ठंडा रहता है, बारिश नहीं होती है इस वक्त। आप क्या बताएंगे? यही सब बताएंगे, टेम्परेचर ऐसा रहता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लाइमेट। ये आपका क्या है? क्लाइमेट है। और वेदर जो होता है, वेदर मौसम जिसको हम बोलते हैं वेदर, ठीक है, वो आपका कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे आप क्लास में आए, आप क्लास करने आए, बहुत अच्छा ब्राइट सनी डे है, एंड आप क्लास से निकल रहे हैं तो देख रहे हैं इट इज रेनिंग हैवीली। तो मौसम क्या है? मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। मौसम क्या होता है? बहुत जल्दी बदल जाता है। हम लोग गाना भी है ना कि मौसम की तरह कहीं बदल तो ना जाओगे। तो मौसम क्या होता है? वेदर जो है, वेदर बहुत जल्दी आपका बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और क्लाइमेट एक आपका लॉन्ग एवरेज बताता है। लेकिन इससे भी बहुत कुछ और भी है आगे, हम लोग बाद में देखेंगे। बस मैं एक को आपको बताना चाह रहा था कि मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो एटमॉस्फेयर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस लेक्चर में हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दी योर composition of atmosphere, composition of atmosphere। and third जो है, third is your structure of the atmosphere, structure of the atmosphere। See, geography is a very different subject. It is semi technical in nature। ज्योग्राफी कैसा है? ज्योग्राफी सब्जेक्ट कई लोगों को टफ लगता है, कई लोगों को बहुत इजी लगता है। आप सब लोग लगभग सब साइकिल चलाना जानते हैं, लगभग सब जानते होंगे, लगभग सब, है ना? बहुत खुश हो गए। नाम क्या बेटा आपका? हाँ, साइकिल जब आप चला, बैठ जाओ मेरे क्लास प्लीज यार, इतनी फॉर्मल ना हो, ठीक है, बैठ के ही आंसर दो, है ना, ये कोई स्कूल और वो नहीं है। यहां पर जब आप लोग ने साइकिल चलाना सीखा होगा
तो साइकिल चलाते वक्त आपको बहुत चोट लगी होगी, लगी थी नहीं लगी थी? कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे कहाँ पर पैर फिक्स करना है, कैसे चलाना है, कैसे बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन अब मुझे बताओ, आपको साइकिल अभी दे दी जाए, चला लोगे कि नहीं? क्या साइकिल चलाना भूल गए हो? तो ज्योग्राफी कुछ ऐसे ही है कि शुरुआत में हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन एक बार आप समझ गए तो इट इज लाइक साइकिलिंग, इट इज लाइक स्विमिंग। आप भूल नहीं पाएंगे इसको, एक बार आ गया तो फिर भूलोगे नहीं। इसमें रटने की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं, इसमें समझने की जरूरत ज्यादा है। तो अगर आप समझ गए यहां पर चीजों को, तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में, हम लोग का फोकस होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स भी हम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारा बेसिक क्लास का मोटो रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आईएएस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं ये कितनी स्टेजेस में बना। एटमॉस्फेयर हमारा जो है कई स्टेजेस में बना है। ठीक है, ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये करोड़ों वर्ष में बना है। ठीक है, बहुत सारा ईयर, इसमें बहुत सारा टाइम लगा और उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर बना है। तो आइए इसी जर्नी को थोड़ा सा समझते हैं, एंड वी विल एंजॉय दिस। इसी जर्नी को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है 3 स्टेजेस में बना है। देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस। देयर आर 3 स्टेजेस। ठीक है, पहला स्टेज हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है इसको बोलते हैं ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड चैम्बरलिन ने इसको बोला क्या? ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज। और ये जो है इसकी ये जर्नी कब से स्टार्ट होती है ना? ये जो है इट इज 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से 3.25 बिलियन ईयर्स अगो। अब आपको एक चीज बता दे रहा हूं मैं, इसको इस फेज में आने से पहले आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ये कब हुआ, तो इट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। दिस इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अरब जिसको हम बोलते हैं, 4.5 अरब, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन होता है। और जब इसका फॉर्मेशन होता है तो अर्थ जो हमारा था, अर्थ का आपको मालूम है टेम्परेचर इस समय क्या था? व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन? इट वाज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर कितना था? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारा सन हमको दिखता है ना, सन हम लोग देखते हैं अपनी नंगी आंखों से, देखते हैं नेकेड आइज से जो हमको दिख रहा है सन, वो कौन सा सन का पार्ट दिख रहा है? डू यू नो? दैट इज फोटोस्फेयर। दैट इज व्हाट? फोटोस्फेयर दिखता है हमको, है ना? जो सन का सरफेस है वो दिखता है। अभी वहां टेम्परेचर मालूम कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और अर्थ जब फॉर्म हुआ था तो अर्थ का भी टेम्परेचर कैसा था? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ जो हमारा था वो पूरा का पूरा गैशियस स्टेट में था, ये प्लाज्मा स्टेट में था। कह सकते हैं हम लोग अर्थ वॉज इन गैशियस स्टेट। हम कह सकते हैं कि अर्थ हमारा जो था वो क्या था? वो गैशियस स्टेट में था। अर्थ हमारा गैशियस स्टेट में था, बहुत गर्म था, हर तरफ जो है आपका गैस ही गैस था, बहुत गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था। ठीक है, यहां पर आपको केवल और केवल गैस था। अब क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन ईयर्स के बाद, जो अर्थ का आउटर सरफेस है,
जो अर्थ का आउटर सरफेस है वो आउटर सरफेस क्रस्ट बन जाता है, वो आउटर सरफेस सॉलिड हो जाता है भाई धीरे धीरे। आप अच्छा इमेजिन करिए आपके घर में आपके मॉम डैड जो है भात लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, सर्व करते हैं आपको, आप ऊपर से छूते हैं, आपको लगता है ठंडा है, अब तुरंत गप से हाथ डाल देते हैं, ठीक है, एंड व्हाट डू यू रियलाइज कि बहुत गर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आउटर सरफेस होता है वो आउटर सरफेस जो है वो आउटर सरफेस जल्दी ठंडा होता है। अच्छा, हम अपनी क्लास में खाने का जो है एग्जाम्पल बहुत देंगे, क्योंकि हम फूडी हैं, हमें खाना बहुत पसंद है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग खाने के साथ ही हम सारी चीज़ें बताएं, और हो सकता है कि क्लास के बाद तुम लोग को भूख भी लग जाए खाने के डिस्क्रिप्शन के बाद, और तुम लोग जो हो पैसा अपना डोमिनोज में नीचे खर्च भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स यहाँ पे क्या हुआ, हमारा अर्थ जो था, अर्थ, ठीक है, अर्थ में इस तरीके से जो आउटर है, आउटर लेयर, ये आउटर लेयर बन गई, ठीक है, ये आउटर लेयर बन गई, और इसी आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट क्या है? जिनका पहला दिन है उनको समझ लो, क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है आपका आउटर लेयर है, सॉलिड लेयर है, लेकिन जो क्रस्ट आज आप देख रहे हैं वो क्रस्ट नहीं है भैया ये, ठीक है, ये बहुत पतला था, इसकी डेप्थ जो थी ना वो 200-500 मीटर्स थी बस। आज जो हमारा क्रस्ट है इट इज ऑलमोस्ट लाइक 30 किलोमीटर्स, ठीक है, और इसकी कितनी थी डेप्थ? इट वॉज वेरी थिन, इट वॉज वेरी थिन, ठीक है, इट वॉज वेरी थिन, ये बहुत थिन था, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं थी। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर जो ये गैस है, जैसे चावल वाला एग्जाम्पल हमने लिया, भात वाला एग्जाम्पल, भात अंदर से गर्म है ऊपर ठंडा हो गया है, वैसे ही यहां पर भी अभी हीट है, यहां पर भी बहुत हीट है, और ये हीट जो है ये हीट निकलना चाह रही है। ये हीट किस फॉर्म में है? तो ये हीट अब आपका गैसियस और लिक्विड फॉर्म में है। यहां पर क्या होगा? लिक्विड होगा और गैस होगा, जो बाहर निकलना चाह रहा है, लिक्विड और गैस यहां पर होगा कि नहीं होगा? ये बाहर निकलना चाह रहा है। अब तक एटमॉस्फेयर हमारा नहीं बना है, याद रखिएगा, अभी तक जो ये दिख रहा है आपको दैट इज स्पेस। ये क्या है? स्पेस है। अच्छा एक छोटी सी ऐसी बात पूछ लेते हैं, स्पेस से याद आए, स्पेस और यूनिवर्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड यूनिवर्स? स्पेस इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। फर्क क्या है ये बताओ? कौन से प्लैनेट्स की बात हम कर रहे हैं? अर्थ, मार्स। अच्छा मार्स में कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो वो स्पेस है कि नहीं है? यस, नाउ यू आर करेक्ट, अपार्ट फ्रॉम अर्थ वॉट एवर इज देयर इन द यूनिवर्स दैट इज योर स्पेस। केवल अर्थ जो है, अर्थ के अलावा जो भी है आपका यूनिवर्स में दैट इज योर स्पेस, ठीक है। इसीलिए आप स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, आप यूनिवर्स टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं करते हैं, है ना। तो अगर यूनिवर्स में पूछा जाए आपका क्या है यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में अर्थ भी आता है, आप अभी हम लोग खड़े हुए हैं, हमको जो भी यूनिवर्स का पार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, वो सब क्या है? सारा का सारा स्पेस है, ठीक है। तो जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, ठीक, इसके अलावा जो भी यूनिवर्स में है दैट इज स्पेस। ये छोटी छोटी बातें हैं, मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जो ये मोल्टन पार्ट होता है, ये जो मोल्टन पार्ट है, मोल्टन मतलब ये लिक्विड फॉर्म में जो पार्ट है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड वाले फॉर्म को जब अर्थ सरफेस के नीचे रहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल इट एज मैग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा क्या है? मैग्मा बेसिकली मोल्टन रॉक है, ठीक है, पिघली हुई चट्टान मोल्टन रॉक है, विच इज बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के नीचे है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा यहां पर है, मैग्मा के साथ देयर आर लॉट ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं जो गर्म हो चुकी हैं और वो बाहर निकलना चाह रही हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर देयर वर गैसेस एंड वाटर वेपर वाज आल्सो देयर।
इसके नीचे वाटर वेपर भी है, भाप, स्टीम, ठीक है, और यहां पर गैसेस भी हैं, और ये सब बाहर निकलने की चाह रखती हैं, ठीक है। और ये जो हमारा क्रस्ट फॉर्म हुआ है, ये क्रस्ट का फॉर्म हुआ है, ये क्रस्ट का फॉर्मेशन कब हुआ है? अगर आपसे कोई पूछे क्रस्ट फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, अगर कोई आपसे पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट कब हुआ है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट आप कब बोलेंगे? आप बोलेंगे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और यहीं पर जब क्रस्ट बन गया, क्रस्ट बनने के बाद हमारा ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज आती है। ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज, देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है वोल्केनिक, ठीक है। वोल्केनिक मतलब यहां पर अब एक्सप्लोजन होने वाला है, और ये जो गैसेस हैं और ये जो मैग्मा है ये बाहर आने वाला है, ठीक है। और हुआ भी यही कि यहां पर देवर क्रैक्स थे, डेवलप हुए, क्रैक्स से इस तरीके से मैग्मा बाहर आ गया, इस तरीके से कहीं कहीं पे एक्सप्लोजन भी हुए, और इस तरीके से बहुत सारी वोल्केनिक पीक्स भी बन गई। तो हर जगह हर जगह अर्थ में याद रखिएगा, इस टाइम पे आपका लावा बाहर निकला। क्या निकला बाहर? लावा। अब आप बोलेंगे लावा क्या है बेटा? जब ये मैग्मा बाहर आ जाएगा, इसी को हम क्या बोल देंगे? बस ये डिफरेंस है लावा और मैग्मा में। लेकिन ये इनके कंपोजिशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस बना देता है, हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग वोल्केनो पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा। लेकिन यहां पर बाहर जो आ रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज योर लावा, ठीक है। ये लावा बाहर आ रहा है और लावा के साथ यहां पर गैसेस भी बाहर आ रही हैं। याद रखिएगा, यहां पे क्या बाहर आ रही हैं? देयर आर लॉट ऑफ गैसेस, यहां पे गैसेस भी बाहर आ रही हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ गैसेस आर देयर। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं? तो यू हैव हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, ये लगभग इस समय अप्रोक्सीमेटली 40% था, ठीक है। यू हैव नाइट्रोजन, वेरी लेस, बहुत कम था, नाइट्रोजन बहुत कम था, जो गैसेस निकलनी थी उसमें नाइट्रोजन बहुत कम था, ठीक है। तो यहां पर ये गैसेस आपको मिली, साथ ही साथ यू हैड दिस वाटर वेपर ऑल्सो, यू हैड दिस वाटर वेपर ऑल्सो। अब इस पे आने से पहले, इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हम लोग, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एक प्रोसेस होता है क्या? कंडेंसेशन। सबने घर में खाना बनाया होगा, सब्जी बनाई होगी, कभी मम्मी ने बोला होगा सब्जी चलाओ, तो चलाई तो होगी एटलीस्ट, है ना, सबने चलाई होगी। तो आप जब मम्मी बोलती है बेटा जाओ सब्जी चलाओ, तो आप क्या करते हैं? लिड होती है, जो ढक्कन होता है वेसल के ऊपर, उसको हटाते हैं, और सब्जी चलाने के लिए ना जब आप ढक्कन हटाते हैं तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं लिड के ऊपर आपको क्या नजर आता है? लिड में आपको पूरा का पूरा स्टीम नजर आती है, वाटर वेपर नजर आता है कि नहीं आता है? जब आप ढक्कन हटाते हैं तो भाप नजर आती है कि नहीं आती है? भाप नजर आपको, ठीक है। जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आपको भाप नजर आती है, और फिर उसके बाद आप ढक्कन रख देते हैं दूर और अपनी सब्जी चलाते हैं। और जब उसके बाद आप सब्जी को फिर से जो वेसल है, वेसल को फिर से ढकने की जब आप कोशिश करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि उस लिड में देयर आर वाटर ड्रॉप्स। वहां पर अब भाप नहीं है, वहां पर क्या है? वहां पर आपके ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। होता है कि नहीं दिखता है? हमको दिखता है, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो भाप थी, जो लिड के आसपास हमारी भाप थी, आपने जो नीचे से उसको हीट मिल रही थी, जैसे ही आपने उसको हटाया, वहां से जैसे ही आपने हटाया, वही जो वाटर वेपर है वो क्या हो गई? वो ठंडी हो गई, है ना। और वो ठंडी होकर वाटर वेपर क्या बन गई? वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई। ये तो सबने देख रखा है, घर में होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर व्हेन कूल्स डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जब आपका ठंडा हो जाता है, तो वाटर वेपर ठंडा होने के बाद क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हम सबको मालूम है, वाटर वेपर व्हेन कूल्स डाउन इट बिकम्स योर वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब इसमें वापस आते हैं, यहां पे हम लोग वापस आते हैं।
अब यहां पर व्हाट डू वी हैव गैसेस एंड वाटर वेपर, है ना। और ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस ऊपर उठ रही हैं, ये गैसेस ऊपर उठ रही हैं। जहां पे बहुत हीट है, बहुत ध्यान सुनो, जहां पे बहुत हीट है इससे ये दूर जा रही हैं, इट इज गोइंग अवे, बेसिकली ये दूर जा रही हैं। और जब ये दूर जाएंगी तो दिस वाटर वेपर विल कूल डाउन। भाई जहां पे बहुत ज्यादा लावा निकल रहा है वहां तो बहुत गर्म है, ये गैस है वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। लेकिन जब ये ऊपर जा रही हैं तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, ऊपर जाने पे ये सोर्स से दूर जा रही हैं, एंड उसकी वजह से क्या होगी, ये आपकी ठंडी हो जाएंगी, है ना। और ये ठंडी होने की वजह से दिस विल कूल डाउन, दिस विल कूल डाउन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, वाटर ड्रॉपलेट्स। व्हाट आर क्लाउड्स? suspended water vapor in the air is known as cloud. आपकी जो जल बूंदे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स तैर रही हैं ना, फ्लोटिंग जो आपकी हैं एयर में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं। जब ये आपकी वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर आपका ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा, और ये जब एक्यूमुलेट होने लगेगा, ये आपका एक साथ एक्यूमुलेट होगा, तो इससे क्या बनना चालू हो जाएंगे, क्लाउड्स। इससे क्या बनेंगे, क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स भाई साहब लंबे समय तक बनेंगे, ठीक है। कितने सालों तक बन रहे हैं देख रहे हो, 3.5 बिलियन ईयर से लेके 3.2 बिलियन, मतलब कि करोड़ एंड करोड़ ऑफ ईयर्स आपका क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये पूरा क्लाउड बन जाएगा, और पूरा अर्थ जो हमारा है, ये हमारा अर्थ किससे घिर जाएगा, क्लाउड से। तो आप कहेंगे सर क्लाउड से क्या घिर जाएगा, बारिश होगी फिर उसके बाद तो सर आप ये बताइए कि बारिश होनी चाहिए। सही बात भी है भाई, भारी हो गया, ग्रेविटी काम करेगी और पुल करेगी वाटर ड्रॉपलेट्स को। जब वाटर ड्रॉपलेट्स भारी हो जाएंगी और आपका रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। हुई भी, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे टच करती अर्थ सरफेस को, टच करती, वो फिर से रीइवैपोरेट हो गई। वो क्या हुई, वो फिर से आपकी कैसे क्या हुई, रीइवैपोरेट हो गई भाई साहब, रीइवैपोरेट। क्यों रीइवैपोरेट हो गई, रीइवैपोरेट इसलिए हो गई, नीचे इतना गर्म है कि उस टच करने से पहले ही भाप बन गई, वो वाटर वेपर बन गई। वो टच वहां पर करा नहीं, वो नीचे से क्या हुई, वो भाप बन के ऊपर चली गई, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर फिर से क्लाउड्स बनने लगे। अब इमेजिन करो, ये इतने सालों तक, करोड़ ऑफ इयर्स तक ये चल रहा है प्रोसेस, तो कितने थिक क्लाउड्स बन गए होंगे, कितने थिक क्लाउड्स, है ना। लेकिन फिर चाहे फिर वो अर्थ हो, चाहे जो ह्यूमन है, गुस्सा होता है आदमी, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद ठंडा। हमने सब कुछ तो अपने नेचर से सीखा है ना। हमने अपने सब कुछ, जब मैन इवॉल्व हुआ होगा तो उसके आसपास क्या था, हम थोड़ी ना थे, उसके सामने तो नेचर था, तो उसने सब कुछ अपने नेचर से सीखा है, ठीक है। तो धीरे धीरे अर्थ क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ ठंडा होना चालू होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी गैसेस थी आपकी, तो फर्स्ट स्टेज में आपकी मेजॉरिटी, और भी बहुत सारी गैसेस थी, मेजॉरिटी हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन थी, ठीक है। अब इसमें जो हाइड्रोजन, हीलियम है ना, ये बहुत लाइट गैसेस होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, बहुत लाइट होती हैं, और इसलिए जब ये गैसेस नीचे से आ रही थी और धक्का लग रहा था नीचे से वाटर वेपर का और सबका, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम वाली कई तो स्पेस में चली गई, और कुछ जो है अपने अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से यहां रुक गई, ठीक है, और अर्थ से जुड़ी रही। इन्हीं गैसेस को, ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है, यही हमारा पहला एटमॉस्फेयर था, और इस पहले एटमॉस्फेयर में गैसेस थी, ये गैसेस थी एंड वाटर वेपर था। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक एज। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, सेकेंड स्टेज आता है, यू हैव दिस सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में कब से कब तक है, तो इट इज 3.2 बिलियन ईयर्स से लेके 2.9 बिलियन ईयर्स तक ये रहा, और इस स्टेज को बोलते हैं, वी कॉल इट एज डेल्यूज। डेल्यूज मतलब होता है डूबा हुआ। डेल्यूज वर्ड का मतलब क्या है, डूबा हुआ, ठीक है। डेल्यूज का मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आप बहुत ध्यान समझिए कि यहां पर दिस वाज योर अर्थ सरफेस, और यहां पे कहीं पे लावा ज्यादा था, कहीं पे कम था। जहां ज्यादा था वहां पर
कुछ हिल्स जैसी चीजें दिख गई, कुछ आपका इररेगुलर सरफेस यहां बन गई। इस तरीके से क्या हुआ, इररेगुलर सरफेस बन गई। और आपके यहां पर क्या थे, यू हैड दिस क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स हैं आपके, बहुत सारे क्लाउड्स हैं। और इन क्लाउड्स से अब रेनफॉल चालू हो गई, इन क्लाउड से अब रेनफॉल चालू हो गई, क्योंकि अर्थ अब हमारा क्या था, ठंडा हो चुका था, अब लावा निकल नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे ये जो आप गैप्स देख रहे हैं, ठीक है, जो डिप्रेशन देख रहे हैं, दीज डिप्रेशंस, ये पूरा पानी से भरने लगे, ये पूरा पानी से भर गए, ये पूरा वाटर से बन गए, ठीक है, इस तरीके से पूरा वाटर से भर गए, ठीक है। और आपका ओशियन सी केम इनटू एग्जिस्टेंस, आपका ओशियन और सी जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, ओशियन और सी जो है ये एग्जिस्टेंस में आया आपका, तब जाके आपका बना क्या, ओशियन और सी। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर कुछ चीजें हुई जिसको हमें समझना पड़ेगा, यहां पर क्या क्या हुआ। जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। जब बारिश हुई तो जो इतना सारा 40% कार्बन डाइऑक्साइड था हमारे पास, कितना था, 40% कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 40% कार्बन डाइऑक्साइड था, 40% कार्बन डाइऑक्साइड था, ये बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वीक कार्बोनिक एसिड बन जाता है ना। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ सॉल्यूशन, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, घोल सॉल्यूशन है बेसिकली ये, है ना। और ये जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रेजेंट थे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थे, ये सब वाटर के साथ घुलकर, वाटर के साथ घुलकर कहां पहुंच गए, ओशियन में, कहां पहुंच गए। और इसीलिए आज भी अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहां मिलता है पूरे अर्थ में, तो वो मिलता है हमारे ओशन में। आप इमेजिन करिए कि 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सारा घुल घुल के पानी के साथ कहां पहुंच गया, इस ओशन में पहुंच गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर क्या हुआ, अब बहुत कम रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रह गया, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम का क्या सीन था, हाइड्रोजन हीलियम हमारे क्योंकि बहुत हल्के थे इसलिए एटमॉस्फेयर के सबसे टॉप लेयर पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए, यहां पे कौन कौन सी गैसेस अब आपको मिलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो बहुत कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, ये तो बहुत कम हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम since they are very light, they were pushed into the upper atmosphere, ठीक है। और बचा हमारे पास क्या सबसे ज्यादा, दैट वाज नाइट्रोजन। हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है वो क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन याद रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में अब था। अब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा घुल घुल के नीचे आ चुका था, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, कुछ स्पेस में भी चले गए थे। और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपका क्या हुआ, नाइट्रोजन बचा रहा। आप कहेंगे क्यों, क्यों बचा रहा सर, नाइट्रोजन भी आ जाता। नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट, दिस इज ऑलमोस्ट इनर्ट। ऑलमोस्ट इनर्ट मतलब कि ये जो है एक्टिव नहीं है, ये आपका रिएक्शंस नहीं करता है। नाइट्रोजन बहुत रेयरली रिएक्शंस करता है, ऑलमोस्ट इनर्ट है ये, इसलिए ये वाटर के साथ क्या है, कोई रिएक्शन इसने करा नहीं, वाटर के साथ रिएक्शन करा नहीं और ये अपनी जगह पे रहा। तो मैक्सिमम अमाउंट किसका है, नाउ द मैक्सिमम अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर was of nitrogen. तो नाइट्रोजन आपके सबसे ज्यादा अमाउंट में था। लेकिन अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ऑक्सीजन की कहीं बात नहीं हो रही है। हमें H2O के फॉर्म में तो ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में अभी तक नहीं था।
ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी तक ऑक्सीजन O2 जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं था। तो ये O2 आया कैसे, ये O2 आया कैसे, ये O2 आया थर्ड स्टेज में। ठीक है, ये O2 कब आया, थर्ड स्टेज में आया। यहां तक लिख लिया सबने। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट स्टेज में, हमने व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेज में हमारा था हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था और नाइट्रोजन कम था। ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेज में हमने क्या देखा, सेकेंड स्टेज में हमने देखा कि यहां पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो वाटर के साथ, है ना, कार्बोनिक एसिड एक सोल्यूशन बन के नीचे आ जाता है, एक सोल्यूशन बन के नीचे आ जाता है। ठीक है, और सारा का सारा कहां पर आ जाता है, ओशन में आ जाता है। राइट, अब थर्ड स्टेज एंड फाइनल स्टेज, थर्ड एंड फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 2.9 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ और ये इट इज अप टू ये प्रेजेंट टाइम तक है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ बेसिकली, तो ये जो टू 2.9 बिलियन ईयर्स अगो, मालूम है आपको, अर्थ हमारा बहुत तेजी से ठंडा हो रहा था, बहुत तेजी से ठंडा हो रहा था, है ना, इतनी जल्दी ये आपका वो कूल डाउन कर रहा था, इतनी जल्दी कूल डाउन कर रहा था कि यहां पे बहुत सारा आपका म्यूटेशन होने की संभावना थी, यहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होने की संभावना थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि यहां पर हमारे अर्थ में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है यहां पर हमारा आया, और इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज साइनोबैक्टीरिया। इसको बोलते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया तब आया, ये साइनोबैक्टीरिया तब आया जब ऑक्सीजन नहीं था। ये साइनोबैक्टीरिया कब आया, जब ऑक्सीजन आपका नहीं था। और क्योंकि ऑक्सीजन यहां नहीं था तो बेटा ये वाला जो आपका ये वाला जो बैक्टीरिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि वो बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो साइनोबैक्टीरिया कैसा था, एनएरोबिक बैक्टीरिया था, विदाउट ऑक्सीजन ये इवॉल्व होकर आया था। विदाउट ऑक्सीजन, इस समय था ही नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं था, ऑक्सीजन था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका इवॉल्व हो गया। अब यहां पर हमको क्या समझना है, यहां पे हमें समझना है कि ये अच्छा, इट वाज लाइक अ ग्रीन ब्लू एल्गे। ये ग्रीन ब्लू एल्गी की तरह था, जो आप जिसको काई बोलते हैं ना, काई देखिए आपने, हरे नीले कलर की काई, ग्रीन ब्लू एल्गी जैसा था ये। और इसके अंदर एक पिगमेंट था विच वाज क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट था, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, जब क्लोरोफिल पिगमेंट पे सनलाइट पड़ती है, बहुत ध्यान समझो, क्लोरोफिल पिगमेंट पे जब आपका सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, यहां पर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये यहां पर क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वाटर में, ठीक है, और जो वाटर है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड फूड विल बी फॉर्म्ड, C6H12O6। ठीक है, ये क्या है, दिस इज लाइक योर फूड, इसको ग्लूकोज बोल सकते हो, स्टार्च बोल सकते हो। ठीक है, ये अपना भोजन बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, बेसिकली ये अपना क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। और ये जो है इसके साथ ही, बहुत ध्यान देखो, इसके साथ ही इसमें रिलीज इन्होंने करा क्या, ऑक्सीजन।
फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या बना, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना आपका साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वॉज साइनोबैक्टीरिया। ये ग्रीन ब्लू एल्गी था जैसा था, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट था, और जब इस क्लोरोफिल पिगमेंट में सनलाइट पड़ा, जब क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या हुआ, सनलाइट पड़ा, तो इस सनलाइट की वजह से यहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये कार्बन और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसने अपना फूड बनाया, और इसने रिलीज करा क्या, और ये फर्स्ट टाइम था जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया, O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा यहां पर आता है। क्लियर है बात यहां पर? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आया, ऑक्सीजन आया। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी तक एनएरोबिक बैक्टीरिया थे, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे जो विदाउट ऑक्सीजन आपका यहां पर आए, लेकिन अब क्या होगा, अब यहां पर आपको ऑक्सीजन आ गया है तो एरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी आना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये सबसे पहले वाटर बॉडी में ही आया है, ये वाटर बॉडी से ही लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारे पूर्वज साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया से इवोल्यूशन होता गया और धीरे धीरे हम लोग बैक्टीरिया से क्या हुए, बैक्टीरिया से हम लोग आदमी बन गए, राइट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पेड़ पौधे आएंगे, ग्रासेस आएंगी, फिर वो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस और ज्यादा होता जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड फाइनली आज जो हमारा थर्ड स्टेज है, अगर इस थर्ड स्टेज में हम देखें कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में कौन सी गैसेस हैं, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली 78%, ऑक्सीजन है अप्रोक्सीमेटली 21%, देन यू हैव आर्गन 0.93%, मेजॉरिटी यही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, बहुत है दुनिया की, हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, लेकिन सब बहुत कम है। ये अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी तो यही है। अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज 99.93%, ये 99.93% है पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में, यही तीन जो गैसेस हैं सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन और जो हमारा नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर है बात यहां पर? तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ और एटमॉस्फेयर बना। तो देयर आर 3 स्टेजेस, और थर्ड स्टेज में जाके ऑक्सीजन गैस आती है। तो कैन वी से कि ऑक्सीजन जो है इज द लेटेस्ट गैस, ऑक्सीजन इज द लेटेस्ट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कैन वी से इट? ठीक है, तो ये जो है ये आपके 3 स्टेजेस थे, ये 3 स्टेजेस थे। तो पहले स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हमारे पास गैसेस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 40%, ठीक है, वी हैड दिस हीलियम, हाइड्रोजन और सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, वेरी लेस। ठीक है, सेकेंड स्टेज में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गई, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम आर पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है, एंड थर्ड स्टेज में फाइनली ऑक्सीजन आती है विच इज अप्रोक्सीमेटली नाउ 21%, नाइट्रोजन और आर्गन। इसके अलावा भी है बट उनका बहुत कम है परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड भी है अभी हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये आपकी जो है ये आपकी स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को हम लोग बोलते हैं ग्रेट टेक्टो वॉल्केनिक स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं डेल्यूज स्टेज। ठीक है, और दिस इज योर साइनोबैक्टीरिया स्टेज। ये जो है आपकी दीज आर दी स्टेजेस, ये आपकी स्टेजेस है और ये हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। अब विल मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग इसको हम लोग कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ लेट आए थे, लेट कमर्स, आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कल से 9 o'clock यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, जी।
थोड़ा क्या कर दें, स्लो पढ़ाएं। अच्छा ठीक है। आप अभी अभी आए हैं कि पहले से है? आप लेट आए हैं, थोड़ा सा लेट आए हैं, तभी मामला गड़बड़ा गया। चलिए हम फिर से बता रहे हैं, हम फिर से पूरा बता दे रहे हैं आपको, हम पूरा बता दे रहे हैं सबको, है ना, फिर से बता दे रहे हैं, फिर से रिवीजन कर दे। आपको समझ में ना आए तब तक पूछते रहिएगा। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने यहाँ बात करी ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर की। ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमने क्या देखा, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि ये 3 स्टेजेस में बना है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर 3 स्टेजेस में बना है। पहला जो स्टेज है हमारा, पहला स्टेज वो है ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक एज। ठीक है, वो क्या है, ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक एज। और ये जो ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक एज है ये 3.5 से लेके 3.2 बिलियन ईयर्स तक रहा। इसमें हुआ क्या, इसमें आपका गैसेस निकली। इसमें क्या निकली, गैसेस निकली, जिसको हम लोग कई बार, इसको आप लोग कई बुक्स में ऐसे भी देखेंगे, डी गैसिंग लिखा रहता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डी गैसिंग। गैसेस बाहर निकल रही हैं। ठीक है, इसमें गैसेस बाहर निकली। अब गैसेस जब बाहर निकली लावा के साथ, तो हाइड्रोजन भी निकला, हीलियम भी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, नाइट्रोजन भी निकला। और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी मात्रा में निकला, बहुत अच्छी मात्रा में निकला कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा था, इट वॉज ऑलमोस्ट 40%। और उसके बाद हुआ क्या कि यहां पर जो ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर, ये इसमें होता है क्या, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की वजह से क्या होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं यहां पर। और वाटर ड्रॉपलेट्स बेसिकली क्या बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं। यहां पर आपको क्लाउड्स मिल जाते हैं। इन क्लाउड से आपकी रेनफॉल होती है, रेनफॉल होती है, लेकिन नीचे इतना गर्म होता है कि यहां पर देयर इज री इवेपोरेशन। यहां पे क्या हो रहा है, री इवेपोरेशन हो जाता है, यहां पर री इवेपोरेशन होता है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, क्लाउड्स बहुत थिक बन जाते हैं, बहुत थिक क्लाउड हो जाते हैं। तो पहले स्टेज में हमने ये देखा। दूसरे स्टेज में अब हमारा जो अर्थ है वो ठंडा हो रहा है, और जैसे ही ठंडा होता है तो इसमें क्या होता है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। यहां पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, और ये रेनफॉल जो है इतने दिनों तक चलती है, इतने दिनों तक चलती है कि सारा हिस्सा डूब जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्यूज स्टेज। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेल्यूज स्टेज। लेकिन इस टाइम पे एक चीज और होती है कि ये जो वाटर है, ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक कार्बोनिक एसिड का सॉल्यूशन बना लेता है। कार्बोनिक एसिड का सॉल्यूशन यहां पर बना लेता है। ठीक है, सॉल्यूशन बन जाता है कार्बोनिक एसिड का, और ये घुल घुल के बारिश के पानी के साथ कहां जाता है, नीचे आ जाता है CO2। और ये ओशन जो बना है, ओशन का पार्ट बन जाता, ओशन में जाके सिंक कर जाता है। ठीक है, तो आज भी अगर आप देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ओशन में बहुत ज्यादा मिलता है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम क्योंकि हल्के थे ऊपर चले गए। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्योंकि ऑलमोस्ट इनर्ट है, इनएक्टिव है। ऑलमोस्ट इनर्ट मतलब इट इज इनएक्टिव, तो ये आपका रिएक्शन नहीं करता है जल्दी किसी के साथ, और इसलिए ये वहीं पर रहता है, इसलिए वहीं रहता है। और इसका जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज इसलिए क्या होता है, अब बढ़ जाता है, इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका जो वाटर बॉडी और हमारा अर्थ बहुत तेजी से ठंडा हो रहा था। तो यहां पे रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शन में यहां पर आपको साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर ग्रीन ब्लू एल्गी है, और ये जो ग्रीन ब्लू एल्गी है इसमें ग्रीन ब्लू एल्गी जैसा जो ये साइनोबैक्टीरिया है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करता है तो ये अपना फूड बनाता है, और साथ ही में इट रिलीजेज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, और ये लेटेस्ट गैस बन जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, लेटेस्ट गैस बन जाता है, और इस तरीके से हमारा क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिसमें आज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और सबसे ज्यादा अमाउंट में यही है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। अब क्लियर है बात? ठीक है, जो लोग लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे नोट्स में जब बना रहा हूं तो मेरे साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। आप लोग पहले थोड़ा लेट आए इसलिए आप लोग मेरी बात कुछ सुन नहीं पाए। दूसरी चीज, समरीज हम लोग को बनानी है, समरीज। ठीक है, समरीज क्या होती हैं, जो भी हम लिख रहे हैं अभी, जो भी हम ये बता रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको जितना भी लेक्चर में आज मैं पढ़ाऊंगा, एक पेज में, 1 साइड ऑफ अ पेज में आपको करना है, 2 पेजेस में भी नहीं, 1 साइड ऑफ अ पेज में आपको पूरी समरीज बनानी है, और उसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना है। सारी चीज जो मैंने बताई है, सारी चीज आनी चाहिए, लेकिन आप वहां पर जो भी आपको शॉर्टकट यूज करने, आप उसको यूज करें।
और उसको पूरा का पूरा यहां पर अपने अपनी समरीज में उतार लें। अब हम लोग बात करेंगे आर्गन गैस। पहले से ही जब रिलीज हो रही थी सब गैसेस, तब भी उस समय आर्गन भी रिलीज हो रही थी। आर्गन गैस जो है ना, आर्गन गैस देखिए, आर्गन गैस जो है आपकी, जब यहां पर रिलीज हो रही थी गैसेस, जब यहां रिलीज हो रही थी ना गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, ये पहले में ही आर्गन रिलीज हुई। केवल यही गैसेस नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैंने यही तो बताया आपको कि केवल और केवल ये गैसेस बेटा रिलीज नहीं हुए, इसके अलावा क्या हुई है, इसके अलावा यू हैव मीथेन, है ना आपका, मीथेन के अलावा यू हैव ओजोन, आपका जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, नियॉन है, बहुत सारी गैसेस एक्सेट्रा, उसमें आर्गन भी एक है। तो वो साथ ही सब रिलीज हुई थी, सब साथ ही रिलीज हुई थी।